प्रिय छात्रों, गत दिवस के कालांश में मैंने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व भाग 2 इकाई में अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना घर में अध्ययन करने को कहा था। क्या तुमने इस अध्याय का अध्ययन घर में किया? जी गुरुदेव, अध्ययन तो किया, लेकिन अधिकांश बातें हमारी समझ में नहीं आई। जी, मैं भी अच्छी तरह नहीं समझ पाई। अच्छा, कोई बात नहीं। जो बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई उन्हें एक एक कर तुम मुझसे पूछ सकते हो। गुरुदेव, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से एकीकृत होती है, अर्थात जुड़ती है। जहां तक भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया की बात है, इसमें व्यापार, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को लोगों का आना जाना, पूंजी की एक देश से दूसरे देश में आवाजाही, वस्तुओं का विश्व स्तर पर आदान प्रदान जैसी प्रक्रियाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुरुदेव, रेशम मार्ग का क्या आशय है? रेशम मार्ग, जिसे हम सिल्क रूट भी कहते हैं, जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले वे रास्ते हैं जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े तथा मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। गुरुदेव, पॉटरी क्या होती है? बच्चों, पॉटरी का आशय मिट्टी से बने हुए बर्तनों से है। गुरुवर, इस अध्याय में एक अंश है भोजन की यात्रा, स्पैघेटी और आलू। इसका क्या आशय है? स्पैघेटी और आलू दोनों ही खाद्य पदार्थ हैं। हमारे खाद्य पदार्थ दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और कुछ ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया से तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास पहुंचे हैं। गुरुवर, इस अध्याय में विजय, बीमारी और व्यापार वाक्यांश का क्या आशय है? बच्चों, आपको ज्ञात होगा कि अपनी खोज से पहले लाखों वर्षों से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें तथा खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। चेचक जैसे कीटाणु को स्पेनिश सैनिकों द्वारा हथियार के रूप में अपने साथ वहां लाया गया। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू हो जाने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का
दबदबा था। गुरुदेव, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय किस प्रकार हुआ? बच्चों, 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। फलस्वरूप देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादकों की मांग में भी वृद्धि होने लगी। बड़े बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिस कानून के सहारे यह पाबंदी लगाई गई थी उसे कार्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी निवासियों ने सरकार को इस कानून को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। कार्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से काफ़ी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। रेलवे का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। गुरुवर, 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद की क्या स्थिति रही? 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। गुरुदेव, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग क्या था? बच्चों, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग पशुओं का रोग था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दिया। रिंडरपेस्ट ने 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। प्यारे बच्चों, आज के कालांश में बस इतना ही। शेष अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।